नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज 23 जून 2025 मंडे के करंट अफेयर एडिशन में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जो कि रेलेवेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी हो, सिविल सर्विसेज या फिर स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम हो, वहां पर करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम जानते हैं कि कौन कौन से करंट अफेयर्स आज आए हैं और पढ़ते हैं इनके बारे में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीएसआर प्रोग्राम है एक योजक नाम से, उसके बारे में जानेंगे। घुमोत ये क्या है? ये गोवा से रिलेटेड है, गोवा से घुमोत। अरवा लुमशाइना केव ये कहाँ पर हैं, क्यों इनकी इंपॉर्टेंस है, क्या इनके क्यों ये न्यूज़ में है। सस्टेनेबल सोलर डिवाइस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ये क्यों न्यूज़ में है। डिजिटल पेमेंट अवार्ड, क्वांटम 5G FWA, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से न्यूज़ में है। फ्लड्स आए हैं उड़ीसा में, 50,000 पीपल अफेक्टेड हैं सुबर्ण रेखा रिवर में। तमल क्या है, तमल के बारे में जानेंगे। बरक, बरक क्या है। एमएसएमई इंडिया का क्या न्यूज़ आई है। वुमन रिजर्वेशन बिल इन लेजिस्लेचर इसके बारे में पढ़ेंगे। और वन हेल्थ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। तो ठीक है, जानते हैं, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इस प्रोग्राम के बारे में जानते हैं, जो है CSR प्रोजेक्ट इनकरेजिंग डिसएडवांटेज गर्ल्स टू परसू स्टेम कैरियर्स। ठीक है, योजक नाम है CSR प्रोग्राम का, योजक यूथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ज्वाइनिंग एक्शन एंड नॉलेज। ठीक है, क्या है ये? एक CSR प्रोग्राम है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 21 जून के हमने जो करंट अफेयर थे उसमें पढ़ा था हमने CSR के बारे में कि कितना ज़्यादा योगदान रहा है, 74 कुछ थाउजेंड करोड़ का। तो ठीक है, एक CSR प्रोग्राम है ये। तो ये क्या करेगा? ये नीड्स को टेलर करेगा डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स के, पार्टिकुलरली गर्ल्स। ठीक है, जो गर्ल्स स्टेम फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रही हैं उनको सपोर्ट करेगा ये, मोटा मोटा ये है। ठीक है, स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके बारे में सपोर्ट करेगा ये CSR। तो बहुत एक अच्छा CSR एजुकेशन फील्ड में है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के साथ ये काम करेंगे, सोशल सपोर्ट रहेगी सभी ग्रुप्स की। और अभी तक इन्होंने 2000 प्लस स्टूडेंट को सपोर्ट दी है फाइनेंशियल ईयर 24 में। ठीक है, जो स्टूडेंट हैं क्लास 8 से क्लास 12 तक के। ठीक है, तो ये है एक, आप इसको यूज़ कर सकते हैं मेंस इनरिचमेंट में, यानी कि आंसर राइटिंग में अपने, कि CSR प्रोग्राम किस तरीक़ा से फ़ायदेमंद हो सकता है। तो एक योजक नाम से है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइनिंग एक्शन एंड नॉलेज। ठीक है, इसको आप एनरिचमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं मेंस में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। घुमोत क्या है? घुमोत है एक गोवा का ट्रेडिशनल परकशन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वो रिवाइवल डिबेट बात करते हैं कि किसके क्या है, सीधा सीधा। तो ये एक मेम्ब्राफोन है, मेम्ब्रेनोफोन। ठीक है, गोवा से। किससे बनता है? क्ले से। ठीक है, विद एनिमल स्किन। ठीक है, एनिमल स्किन से ये बनता है। स्टेट हेरिटेज इंस्ट्रूमेंट है ये 2019 में। ठीक है, 2019 में क्या हुआ था, इसको बैलेंस कर दिया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज के तहत। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो ये है, ये मॉनिटर लिजर्ड से जो स्किन बनी हुई है ना, ये वाली, ये स्किन पहले मॉनिटर लिजर्ड से बनती थी। ठीक है, मॉनिटर लिजर्ड की स्किन से, मॉनिटर लिजर्ड की स्किन से। ठीक है, 2019 में गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 1972 के तहत इसको बैन कर दिया कि आप मॉनिटर लिजर्ड की स्किन यूज़ नहीं करोगे इसके अंदर। ठीक है, तो अब यूज़ होती है इसकी अपना गोट की, बफेलो की और सिंथेटिक स्किन यूज़ होती है इसके अंदर। ठीक है, तो बैन कर दिया था मॉनिटर लिजर्ड को। और इसके लिए कहते हैं कि यहाँ पे कि कंजर्वेशन इज़ नाउ बैलेंस्ड अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉस। ठीक है, गोवा का मेम्ब्रेनोफोन है ये, मेम्ब्रेनोफोन। ठीक है, और हिस्टोरिकल क्राफ्टेड बाय ट्राइबल पोटर्स और प्लेड बाय बोथ हिंदू एंड क्रिश्चियन कम्युनिटीज़। ठीक है, कैसे बनता है ये? क्ले से बनता है, सन ड्राइड है एंड किल्न फ्राइड है। ठीक है, सूर्य की किरणों में इसको गर्मी में सुखाते हैं इसको। ठीक है, तो ये इंटीग्रल है फेस्टिवल जैसे कि साओ जाओ, साओ जोआ, साओ जोआ, गणेश चतुर्थी एंड शिग्मो। तो 2 फेस्टिवल्स है ना, इनको याद रखो, साओ जोआ, ठीक है, और शिग्मो। मैच द फॉलोइंग में आपसे कहीं भी पूछ सकते हैं कि ये 2 फेस्टिवल किसके हैं। जम्मू कश्मीर का नाम ले देगा, नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट का नाम ले देगा। ठीक है, तो ये है घुमोत, G फॉर घुमोत, G फॉर गोवा।
मॉनिटर लिजर्ड की स्किन से पहले बनता था, अब बैन कर दिया है 2019 में। ठीक है, तो ये है। और कौन कौन से फेस्टिवल याद रखने हैं आपको, साओ जोआ और शिग्मो, ये कहाँ के फेस्टिवल हैं, गोवा के। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। केव का नाम है अरवा लुमशाइना केव। अरवा लुमशाइना केव, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों न्यूज़ में है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे योगा डे सेलिब्रेशन हुआ है। ठीक है, योगा डे सेलिब्रेशन हुआ है, मेघालय के अंदर है, चेरापूंजी में। ठीक है, जियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट केव है ये, क्यों? क्योंकि इसके अंदर होती है कास्ट फॉर्मेशन। आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा कास्ट टोपोग्राफी। ठीक है, लाइमस्टोन बेस्ड होती है वो, लाइमस्टोन बेस्ड। ठीक है, लाइमस्टोन होता है, उसमें बनती है कास्ट टोपोग्राफी। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ प्लेसेस हैं। ठीक है, यूगोस्लोवाकिया अगर वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पे कास्ट टोपोग्राफी के काफ़ी बड़े बड़े एरियाज़ हैं। इंडिया के अंदर जम्मू के अंदर है, अगर आप माता वैष्णो देवी गए हो तो वहाँ पर भी कास्ट टोपोग्राफी है। ठीक है, कास्ट फॉर्मेशन, कास्ट फॉर्मेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कास्ट फॉर्मेशन में कि जो लाइमस्टोन है वो पानी के कंटिन्यूस फ्लो से वहाँ पर क्या होता है कि वो एक तरीका की वहाँ पर अलग एक स्ट्रक्चर बन जाता है केव्स का। वहाँ पर ये इस तरीक़ा से वहाँ पे लाइमस्टोन जो है नीचे टपक टपक के इस तरीके से, और नीचे ये इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेलामाइट्स, इसमें स्टेलागमाइट्स गमाइट्स। ठीक है, और इस प्रोसेस को, इस दोनों को मिला को बोलते हैं स्पीलियोथर्म्स। ठीक है, सारी टोपोग्राफी को मिला के। तो ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी ऑप्शनल ज्योग्राफी में कि स्पीलियोथर्म्स क्या होता है। ठीक है, तो ये कास्ट टोपोग्राफी से ही रिलेटेड है। ओनली 300 मीटर ऑफ केव इज टोटल लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर का है, लेकिन इसमें से 300 मीटर ही इसको ओपन किया हुआ है बस। ठीक है, इट फीचर्स लाइमस्टोन फॉर्मेशन, स्टेलागमाइट्स और स्टेलासाइट्स। इसको स्टेलासाइट्स बोलते हैं, मैंने शायद को मिस प्रोनाउंस कर दिया, स्टेलासाइट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको स्टेलासाइट्स अंडरग्राउंड स्ट्रीम शोकेसिंग जियोलॉजिकल इवॉल्विंग ओवर प्रोसेस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो ये मरीन फॉर्मेशन को दिखाता है यहाँ पे, कहाँ पर, मरीन फॉर्मेशन। ठीक है, मेघालय में, मेघालय में दिखाता है ये मरीन फॉर्मेशन को। ठीक है, कास्ट टोपोग्राफी है यहाँ पे, कास्ट फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, चेरापूंजी के अंदर है, ईस्ट खासी हिल्स में, मेघालय के। ठीक है, क्या है, अरवा लुमशाइना केव्स। अरवा लुमशाइना केव्स कहाँ पर है, मेघालय के अंदर, चेरापूंजी ईस्ट खासी हिल्स में। ये जियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट है कास्ट टोपोग्राफी के लिए, कास्ट फॉर्मेशन के लिए। योगा डे सेलिब्रेशन हुआ था यहाँ पे। ठीक है, 300 मीटर ही ओपन है इसकी टोटल लेंथ की, 3 किलोमीटर ही, 3 किलोमीटर में से। ठीक है, बढ़ते हैं। ये है स्केलेबल सोलर ड्राइवन डिवाइस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। ठीक है, स्केलेबल सोलर ड्राइवन डिवाइस, क्यों, फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। किसने बनाया है, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस, CENS बेंगलुरु ने। ठीक है, क्या है ये है नेक्स्ट जनरेशन सोलर ड्राइवन डिवाइस। ये क्या करेगी, स्प्लिट करेगी वाटर मॉलिक्यूल्स को, क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी ग्रीन हाइड्रोजन। यूज़ करती है सिर्फ सोलर एनर्जी, और अवॉइड करती है फॉसिल फ्यूल्स को, रेयर और कॉस्टली मटेरियल्स को। ठीक है, बेस्ड किसके ऊपर है, सिलिकॉन फोटोनोड एंड एडवांस NIP हेट्रो जंक्शन आर्किटेक्चर। ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड है ये, NIP हेट्रो जंक्शन, यानी कि N टाइप सेमीकंडक्टर P टाइप सेमीकंडक्टर के हेट्रो जंक्शन के ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर ये बेस्ड है। आर्किटेक्चर किसके ऊपर बेस्ड है इसका, N टाइप TiO2, TiO2 मतलब टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है, और P टाइप NS का मतलब निकल ऑक्साइड लेयर्स। ठीक है, इंश्योर करते हैं एफिशिएंट चार्ज सेपरेशन एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रिंग के ऊपर बेस्ड है फैब्रिकेशन टेक्निक्स की। मैग्नेटिक स्पेक्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि ये एक, स्पेक्ट्रिंग का मतलब होता है थिन फिल्म डिपोजिशन टेक्निक, थिन फिल्म डिपोजिशन टेक्निक। ठीक है, वो क्या करती है, वो करती है क्रिएशन करती है हाई क्वालिटी कोटिंग ऑन वेरियस मटेरियल। कोटिंग का है, मोटा मोटा ये जानना है, ये मैग्नेटिक स्पटरिंग क्या है, डिपोजिशन करती है, कोटिंग करती है वेरियस मटेरियल्स का। ठीक है, अब इसके
एडवांटेजेस क्या हैं इसके, जो हमने पढ़ा अभी, स्केलेबल सोलर ड्राइवन डिवाइस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस हैं, एक तो हाई एफिशिएंसी पे काम करेगा ये, सुपीरियर सोलर टू हाइड्रोजन कन्वर्जन रेट, 100% सोलर पावर्ड रहेगा ये, नो एक्सटर्नल एनर्जी और फॉसिल फ्यूल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, 100%। ड्यूरेबिलिटी रहेगी, स्टेबल इन एल्कलाइन कंडीशन, सूटेबल फॉर कंटिन्यूस यूज़, ठीक है। अफोर्डेबल है, बिल्ड विद लो कॉस्ट अर्थ अबेंडेंट मटेरियल, इसके लिए रेयर अर्थ मटेरियल्स पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, लो कॉस्ट है ये, ठीक है। स्केलेबिलिटी है, इसको सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया गया है एक प्रैक्टिकल साइज पे, जैसे कि 25 स्क्वायर सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? इंडस्ट्रियल डीकार्बोनेशन पे काम करेगा, ये सपोर्ट करेगा ग्रीन हाइड्रोजन को, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करने के लिए। इंडिया के नेशनल हाइड्रोजन मिशन के साथ मिलकर काम करेगा, ठीक है। नेट जीरो गोल्स जो हमारे टारगेट्स हैं उनमें कंट्रीब्यूट करेगा ग्लोबल क्लीन एनर्जी के लिए, जो इंडिया के जो अपने टारगेट्स हैं। एनर्जी ट्रांजिशन में काम करेगा, ये शिफ्ट करेगा रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, और इसका यूज़ वर्सटाइल है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट में, स्टोरेज में और इंडस्ट्रियल फ्यूल सिस्टम में, ठीक है। एक पोटेंशियल गेम चेंजर है क्लीन एनर्जी में, और बूस्ट करेगा आत्मनिर्भर भारत यानी क्लीन टेक्नोलॉजी को, ठीक है। सपोर्ट करेगा SDG 7 को, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, और पेरिस एग्रीमेंट गोल्स को, ठीक है। तो ये क्या है? सस्टेनेबल सोलर ड्राइवन ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। डिजिटल पेमेंट अवार्ड दिया गया है 2024-25 का, किसको? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स को, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को रिसिपिएंट है अवार्ड का, ठीक है। किसने दिया है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, ठीक है। क्या पर्पज़ है इसका? ये रिकॉग्नाइज करता है इनोवेशन को, और जो डिजिटल पेमेंट्स और फाइनल इंक्लूजन में जो इम्पैक्ट दिखाता है, और उसको ये रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी किस किस की है? बैंक्स की है, पेमेंट बैंक्स की है, और फिनटेक्स की है, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या है? परफॉर्मेंस देखते हैं, इनोवेशन देखते हैं, आउटरीच देखते हैं, और कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि सिक्योर एंड इंक्लूसिव डिजिटल बैंकिंग, टू सिक्योर एंड इंक्लूसिव डिजिटल बैंकिंग, ये क्राइटेरिया इसका, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जीता है ये इस साल का अवार्ड, और ये कब बना था? ये 1 सितंबर 2018 को ये बना था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ओन करती है, मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का? प्रमोट करना है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, डिलीवर करना है अफोर्डेबल एक्सेसिबल बैंकिंग टू ऑल सिटीजन्स, ठीक है, और जो अर्बन रूरल बैंकिंग गैप है उसको ब्रिज करना है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और ये किसी भी बैंक का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या? कि प्रमोट करें फाइनेंशियल इंक्लूजन को, डिलीवर करें अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल बैंकिंग टू ऑल, और ब्रिज करें अर्बन रूरल बैंकिंग गैप को, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या हैं? फिर इसके जो इंडियन पोस्ट बैंक के हम कुछ एक फंक्शन और फीचर्स देख लेते हैं। डोर स्टेप बैंकिंग देती है ये 2 लाख पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक, ये डोर स्टेप बैंकिंग, घर बैठे डोर स्टेप बैंकिंग, ठीक है। पेपरलेस कैशलेस प्रेजेंसलेस डिजिटल बैंकिंग यूजिंग इंडिया स्टैक, इंडिया स्टैक अपना ही डाटा जो हमारा है बैंकिंग में उसका यूज़ करके ये पेपरलेस कैशलेस और प्रेजेंसलेस डिजिटल बैंकिंग देती है। सर्विस देती है 13 लैंग्वेजेस में, और ऑफर करती है मनी ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट, सेविंग्स, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, ये भी बहुत एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है बैंकिंग के अंदर। फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है लोगों को हमारी कंट्री के, ठीक है, इसलिए वो बहुत सारी जो स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, तो इसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और ये सपोर्ट करता है डिजिटल इंडिया मिशन को और कैशलेस इकोनॉमी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 किसको मिला है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को, ठीक है। किसने दिया है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ये कब बना था? 1 सितंबर 2018। काम क्या है इसका? फाइनेंशियल इंक्लूजन, अफोर्डेबल एक्सेसिबल बैंकिंग, और ब्रिज करना अर्बन रूरल बैंकिंग गैप को, और एक किसी भी बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ये मेन रोल होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक है क्वांटम 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, क्या है क्वांटम 5G, किसने लॉन्च किया है? फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस किसने लॉन्च किया है? BSNL ने, ठीक है। सॉफ्ट लॉन्च किया है इसका हैदराबाद के अंदर। क्या मतलब है इसका? कि सिमलेस 5G बेस्ड फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस मिल सकेगा आपको सर्विस
मोटा मोटा ये है कि 5G सर्विस मिलेगी, वो भी वायरलेस। किसके द्वारा? BSNL के द्वारा, सिमलेस, कोई सिम की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और ये टोटल ही अपना इंडिजीनियस है, ये हमारा इंडिजीनियस पूरा हमने खुद ने बनाया है ये। इसमें कोई फॉरेन डिपेंडेंसी का कोई हमने एक फॉरेन डिपेंडेंसी नहीं ली है, कोई मदद नहीं ली है। अलाइन विद आत्मनिर्भर भारत है ये, ठीक है। और इंडिजीनियस टेक स्टैक है जो हमारा इंडिया का जो डाटा है, जो टेक स्टैक है हमारा, वो कोर नेटवर्क, रेडियो एक्सेस नेटवर्क और CPE, कस्टमर प्रीमाइस इक्विपमेंट, सब मेड इन इंडिया वेंडर्स के द्वारा है। तो ये एक बहुत अच्छी हमारे इंडिया के अंदर अब पहल चल रही है 5G में भी। देखो कि हम सभी कुछ अपने आप ही कर रहे हैं, सब कुछ इंडिया वेंडर्स द्वारा बनाया गया है। MSME यहाँ पर छोटे सेक्टर्स का रोल काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। तो सिमलेस आर्किटेक्चर है ये, फर्स्ट इन इंडिया 5G FW है, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस है, पहला है इंडिया का, ठीक है 5G। और ये स्पीड है इसकी 900 Mbps डाउनलोड की और 140 Mbps अपलोड की, ठीक है। 10 मिली सेकेंड्स की इसकी लेटेंसी है, यानी कि बहुत कम। अगर कहते हैं ना लेटेंसी का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितना ज़्यादा, एक तरीक़ा से आपको आम भाषा में बताऊँ तो हैंग तो नहीं हो रहा है, कोई स्पीड का कोई ब्रेक रेस तो नहीं आ रहा है कि भाई टाइम तो नहीं लग रहा है। तो बिल्कुल भी टाइम 10 मीटर सेकंड्स के अंदर, माइक्रो सेकंड्स के अंदर ये अपना काम कर जाती है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट क्या रहेगी? 85% ऑफ हैदराबाद को ये कवर करेगा और कोई ट्रेंचिंग और फाइबर लेइंग की ज़रूरत नहीं है, कोई गड्ढा खोदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी फाइबर कहीं बिछाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत महंगे होते हैं क्योंकि उनके अंदर कॉपर का यूज़ होता है, तो उस सब की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वायरलेस एक्सेस, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस 5G वो भी। तो केसेस किस किस में यूज़ होगा वो? अल्ट्रा HD स्ट्रीमिंग में यूज़ होगा, क्लाउड गेमिंग में यूज़ होगा, वर्क फ्रॉम होम में यूज़ होगा, स्मार्ट होम्स। आज का स्मार्ट होम्स का बहुत ज़्यादा कल्चर चल रहा है, आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर स्मार्ट होम्स हो रहे हैं। आप उसको जो भी सीरी या फिर जो अमेज़ॉन की जो भी ये प्रोडक्ट होते हैं जो अपना एक तरीक़ा से काम करते हैं हमारे लिए एक्सेसिबिलिटी के लिए, कि स्विच ऑन द मोबाइल फ़ोन, स्विच ऑन द लाइट्स, स्विच ऑन द गीज़र, ये सब स्मार्ट होम्स के अंदर काम आते हैं, ठीक है। तो मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स और सॉफ्टवेयर दोनों मेड इन इंडिया है आत्मनिर्भर भारत के साथ, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? इंडिया का पहला 5G FWA सर्विस है, बूस्ट करेगा ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और आत्मनिर्भर भारत को। इनेबल्स अफोर्डेबल हाई स्पीड इंटरनेट इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। अफोर्डेबल यहाँ देखो BSNL है ना, तो भारतीय संचार निगम लिमिटेड, ये एक सरकारी PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। इसके अंडर काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अफोर्डेबल प्राइसेस तो होंगे ही होंगे। अगर कोई प्राइवेट यहाँ पे होती तो शायद वो मोनोपोली कर सकती थी रेट्स के अंदर, लेकिन ये BSNL है तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा, वो भी अर्बन और रूरल एरियाज़ में। ये ब्रिज करेगा डिजिटल डिवाइड को, ठीक है। और इसकी अपकमिंग सिटीज़ कौन कौन सी हैं? बेंगलुरु है, पौंडीचेरी है, विशाखापट्टनम, पुणे, ग्वालियर, चंडीगढ़। ये कब तक हो जाएगा? सितंबर 2025 तक, ठीक है। क्या पढ़ा हमने? क्वांटम 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस कहाँ पे लॉन्च हुआ है? हैदराबाद में। किसके द्वारा किया गया है? BSNL द्वारा। कैसा है? सिमलेस है, ठीक है। फाइबर लाइक इंटरनेट, फाइबर लाइक बट नॉट फाइबर, ठीक है, क्योंकि फाइबर लिंक की नीड की ज़रूरत ही नहीं है। 5G रेडियो वेव्स, ठीक है। नो फिजिकल फाइबर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। डायरेक्ट टू डिवाइस, डिवाइस ऑटो कनेक्ट टू 5G, नो सिम इज नीडेड, ठीक है। सब कुछ इंडिया में बनाया है अपना आत्मनिर्भर भारत, नो फॉरेन डिपेंडेंसी, ठीक है। स्पीड कितनी है इसकी? 980 Mbps डाउनलोड की, 140 Mbps अपलोड की, 10 माइक्रो सेकेंड्स की इसकी लेटेंसी है, मिली सेकेंड्स की, ठीक है। 10 मिली सेकेंड्स की इसकी लेटेंसी है। और डिप्लॉयमेंट क्या करता है ये? 85% को इसके हैदराबाद को कवर कर लिया है। और इसमें अल्ट्रा HD स्ट्रीमिंग, क्लाउड गेमिंग, वर्क फ्रॉम होम और स्मार्ट होम्स, ये सब इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इसकी स्पीड होगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ईरान के अंदर जो इसकी पार्लियामेंट है उसने पास कर दिया है एक मोशन, एक बिल कि भाई इसको बंद करो, चोक कर दो इसको, चोक, ठीक है। और ये क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, इसको यहाँ से कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये ओमान है, ओमान, और ये UAE है, ठीक है, और ये है ईरान, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में। तो जो एशियन कंट्रीज है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगी। क्यों? अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाता है, ठीक है। वॉर चल रहा है, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया ये टॉप इंपोर्टर हैं ऑयल के, या फिर और जो क्रूड ऑयल हो गई, गैस, नेचुरल गैस हो गई, उसके बहुत सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं, वो हैं इंडिया, चाइना, जापान और साउथ कोरिया, ठीक। और ये ही राइजिंग कंट्रीज़ हैं
कुछ तो राइज़ कर चुके हैं काफ़ी। हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं और काफ़ी ज़्यादा राइज़ कर रही हैं ये कंट्रीज़ भी, जापान, साउथ कोरिया भी, ठीक है। तो ये टॉप इम्पोर्टर हैं ऑयल के फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़। 69% ऑफ ऑल ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, ठीक है। और ये एक नैरो वाटरवे है जो कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से एंड अरेबियन सी, ठीक है। ये सेपरेट करता है ईरान को नॉर्थ में फ्रॉम ओमान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन साउथ। 33 किलोमीटर इसका जो नैरोवेस्ट पॉइंट है वो 33 किलोमीटर का है, ठीक है। और ये 20% ऑफ वर्ल्ड ऑयल कंजप्शन अप्रोक्सीमेटली 70 to 20 बिलियन बैरल्स पर डे को पास करता है ये यहाँ से। 17 to 20 मिलियन बैरल्स पर डे वर्ल्ड ऑयल कंजप्शन का 20% हो जाता है ये, ठीक है। और नियरली 1/3 ऑफ ग्लोबल लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG शिपमेंट्स यहीं से होती हैं। कहाँ से? कतर से, और या फिर मेनली फ्रॉम कतर, और ये यहीं से शिपमेंट होती है इनकी, ठीक है। और जो ये कंट्रीज़ हैं सऊदी, ईरान, UAE, कुवैत, इराक, ये ऑल ओपेक मेंबर ये इसी रूट के ऊपर रिलाई करते हैं, ठीक है। तो इसका बंद हो जाना कितना बड़ा इकोनॉमिकली एक बहुत ज़्यादा डिसरप्शन हो सकती है ग्लोबल लेवल पे, तो ये इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये रहा स्टेट ऑफ हॉर्मूज़। ये कुवैत है, ये बहरीन है, कतर है, सऊदी, ओमान, ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान और अरेबियन सी है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी कि वुमेन रिजर्वेशन जो एक्ट आया था ना पार्लियामेंट के अंदर और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, कि जो 33% रिजर्वेशन हम देंगे उसके ऊपर बात करेंगे। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने अभी एक रैली में बोला था कि हम इसको 2029 जनरल इलेक्शन में लागू कर देंगे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब क्वेश्चन तो कहीं भी आ सकता है कि आपको पिछले 5 साल पहले का भी कोई बिल पूछ लें, या ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, इसके ये एक्ट है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसके कोर प्रोविज़न क्या है। सबसे पहले 106 अमेंडमेंट एक्ट से ये आया था। 106 अमेंडमेंट एक्ट से याद रखनी ज़रूरी है, ठीक है। कौन से आया था? 106। और बिल कौन सा था? 128 था, ठीक है, 2023 में, ठीक है। इसका प्रोविज़न क्या है? 33% रिजर्वेशन देना वुमेन को। कहाँ पर? लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ NST ऑफ दिल्ली, ठीक है। जो विधानसभा है या लोकसभा है, ठीक है, उसके अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नहीं, राज्यसभा के अंदर नहीं, ठीक है। नो रिजर्वेशन फॉर राज्यसभा और स्टेट काउंसिल्स। तो इसका इनेक्टमेंट कब करने की कह रहे हैं कि भाई जब नेक्स्ट सेंसस हो जाएगा 2026 का, जिसकी प्रक्रिया, जिसका प्रोसेस स्टार्ट भी हो चुका है कुछ, ठीक है। सरकार एक मोटा मोटा तैयार कर रही है प्रोसीजर्स को स्टार्ट करने के। तो उसके बाद इसको हम 2029 के जनरल इलेक्शंस में इसको हम लागू कर देंगे, ठीक है। और रिज़र्व कैटेगरी की इंक्लूजन के बारे में बात करें तो ये जो 33% रिजर्वेशन है ना, ये सब रिजर्वेशन जो कि SC ST वुमेंस का होता है उसको इंक्लूड करके चलता है ये इसी के अंदर, विद इन देयर रिस्पेक्टिव रिजर्व सीट्स, ठीक है। रोटेशन पे रहेगा सीट्स का, कि भाई जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं कंट्रीज़ की, वहाँ रोटेट होती रहेंगी कि अब की बार यहाँ पर ज़्यादा, अब की बार यहाँ पे कम। लेकिन उनको क्या है कि 33% पूरा लेके चलना है अभी जितनी भी लोकसभा सीट्स रहेंगी डिलिमिटेशंस के बाद, ठीक है। ड्यूरेशन कितना रहेगा? 15 साल का रहेगा। आफ्टर इट्स कमेंसमेंट 15 साल का रहेगा। और उसके बाद पार्लियामेंट के पास पावर होगी इसकी एक्सटेंड करने की। जैसे रिजर्वेशन होता है ना, रिजर्वेशन वो 10 साल के लिए हुआ था, लेकिन उसको सरकार क्या करती है, हर साल 10 साल के लिए बढ़ा देती है, हर बार 10 साल के लिए बढ़ा देती है, ठीक है। तो ये इसलिए 15 साल के लिए है इसका आफ्टर इट्स कमेंसमेंट। और इसको सरकार, जो पार्लियामेंट है, ठीक है, उसके पास पावर है इसको बढ़ाते रहने की। कोई रिजर्वेशन नहीं है राज्यसभा के लिए, स्टेट काउंसिल के लिए। और इसकी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री रही है कि पहले भी इसको मल्टीपल टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था 1996 से, और राज्यसभा में उसको पास कर दिया गया था 2010 में, लेकिन ये फेल हो गया था, लैप्स कर गया था लोकसभा के अंदर, ठीक है, लैप्स कर गया था। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये इन्हेंस करेगा वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को, एड्रेस करेगा जेंडर डिस्पैरिटी इन लेजिस्लेटिव बॉडीज़ को, और प्रमोट करेगा वुमेन लेड डेवलपमेंट को, ठीक है। तो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि
जो महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़कर राजनीति में भाग लें और महिलाओं का जो समस्याएं हैं उनको एक इस इतने बड़े मंच पर आकर बताएं, ताकि हम भी समझ पाएँ कि कितनी ज़्यादा परेशानियां हैं हमारे देश के अंदर। अब ये कहने के लिए एक पुरुष प्रधान देश है कि भाई सब कुछ ही मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार धीरे धीरे बदलाव कर रही है और समाज भी धीरे धीरे बदल रहा है। तो ये बिल इसमें एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा। ये जो एक्ट है ये इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है, किससे आया था ये? 106 अमेंडमेंट एक्ट से। बिल कौन सा था? 128। और कौन से साल में? 2023 में। कितने परसेंट? 33%। कहाँ पर आएगा? लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, काउंसिल्स में नहीं, ठीक है, लोकसभा के अंदर। और ऐसे काउंसिल्स में नहीं आएगा, राज्यसभा में नहीं आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। कितने साल के लिए आएगा? 15 साल के लिए। कब आएगा? 2029 में, ठीक है। बराक मिसाइल के बारे में बात करते हैं। बराक, ये इसको यूज़ किया गया है इजरायली फोर्सेस के द्वारा। कहाँ पे? अगेंस्ट ईरान। वॉर चल रहा है ईरान का और इजराइल का, ठीक है। इजराइल ईरान का वॉर चल रहा है, तो उसमें ये बराक मिसाइल यूज़ हुई है। तो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसको इंडिया ने और इजरायली एयरस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने मिलकर बनाया है। इंडिया के DRDO ने और अपना इजरायली एयरस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने, ठीक है, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने इसको मिलकर बनाया गया हुआ है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज़ हुई थी ये, ठीक है। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये, SAM। और इसको LRSAM MRSAM भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ठीक है। ये डिज़ाइन किया गया है टू न्यूट्रलाइज एरियल थ्रेट्स इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, UAVs, एंटी शिप मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया गया है। इसको ड्रोन्स हो, एयरक्राफ्ट हो, एंटी शिप मिसाइल्स हो या कोई भी एरियल थ्रेट हो, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बराक को डेवलप किया गया था, बराक को, ठीक है। और ये इसकी जो स्ट्राइक रेंज है इसकी बराकेट की, ये है अपना अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 100 किलोमीटर की। और जो इसका एडवांस वर्जन है वो अप टू 150 किलोमीटर भी मार सकता है, ठीक है। वर्टिकल यहाँ पर होगी बराक और ये वर्टिकली मार सकता है ऐसे, ठीक है। वर्टिकली टारगेट को हिट कर सकता है ये हिट, ठीक है। क्या है? बराक किसने बनाया है? इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और DRDO ने मिलके, ठीक है। क्या है ये? सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। पढ़ते हैं आगे। 360 डिग्री कवरेज, 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे रख दो कि किधर की तरफ भी टारगेट कर सकती है, ठीक है। बढ़ते हैं। वन हेल्थ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइज किया गया है इसको डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग DASD और FAO अंडर द पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट, ठीक है। कब हुआ है ये? 20 जून 2025 को हुआ है नई दिल्ली के अंदर। टाइटल क्या है इसका? एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग इन इंडिया फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। इसके अंदर क्या होगा कि वन हेल्थ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। जो एनिमल्स होते हैं जो जूनोटिक डिजीज से, जैसे कि स्वाइन फ्लू हो गया या बर्ड फ्लू हो गया या कोई और वायरस हो गया, जिससे जो जानवर हैं वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, उसके बाद जो ह्यूमंस हैं वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए स्ट्रेटजी बनाई गई है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। किसके द्वारा? DASD और FAO के द्वारा, ठीक है। कब बनाई गई है? 20 जून 2025 को। कहाँ पर? नई दिल्ली में। एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग इन इंडिया फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। किस पे एम्फसाइज करेगी ये फोकस करती है अवेयरनेस रिगार्डिंग जूनोटिक डिजीजेस, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस और बायोसिक्योरिटी। इनके ऊपर ये अवेयरनेस के फोकस करेगी ये, ठीक है। ऑडियंस स्पेसिफिक रहेगी, लोकली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और साइंस बेस्ड कम्युनिकेशन होगी यहाँ पर, ठीक है। कोई भी बात हवा में नहीं कही जाएगी, साइंस बेस्ड रहेगी, उसके पीछे ऑथेंटिक एक प्रमाण रहेगा, ठीक है। इसके अंदर पार्टिसिपेशन किस किस का रहेगा? तो ये अटेंड किया गया था गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा,
FAO द्वारा, अकेडमिया, रिसर्चर्स, मीडिया और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट द्वारा। ये आगे भी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी चलती रहेगी। तो ये इन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया था और आगे भी यही पार्टिसिपेट करेंगे। ये प्रमोट करता है इंटर सेक्टरल कोलैबोरेशन को, किसके अंडर, वन हेल्थ अप्रोच के अंदर, ह्यूमन एनिमल इन्वायरमेंट इंटरफेस। ये वन हेल्थ होता है ना, ये वन हेल्थ स्ट्रेटजी है हमारी ह्यूमन एनिमल की, ठीक है, और इन्वायरमेंट की भी, कि भाई तीनों को साथ मिलकर देखो। कोई भी ऐसी एक चीज़, कोई बीमारी कोई लग गई ह्यूमंस के अंदर, वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई एनिमल्स के अंदर, या एनिमल्स से कोई बीमारी आ गई जो ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफ़र हो गई और उससे फिर एनवायरनमेंट को खतरा हो गया। तो इस सब के लिए एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी वन हेल्थ के लिए, ठीक है। हैवी फ्लड्स आए हैं उड़ीसा में जो 50,000 पीपल हैं वो अफेक्टेड हैं, उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सुबह कम से कम 20-25 गांव यहाँ पर अफेक्टेड हो चुके हैं। अभी यहाँ पे फ्लड्स चल रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो फ्लड्स आ गए हैं सुबर्णरेखा रिवर में। तो ये फ्लड अफेक्टेड एरिया है, ये भी, ये अपना, ये, ठीक है। तो ये रही सुबर्णरेखा रिवर, ये सारा फ्लड इफेक्टेड एरिया है, ये भी है, ठीक है। तो ये कहाँ से राइज करती है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि राइजेज नियर रांची झारखंड ऑन द छोटा नागपुर प्लेटू, CNP, छोटा नागपुर प्लेटू से राइज करती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी रिवर है जो छोटा नागपुर प्लेटू से राइज करती है झारखंड में, तो वो है सुबर्णरेखा रिवर, ठीक है। सुबर्णरेखा क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये एक स्वर्ण रेखा, अगर इसको हम थोड़ा और अच्छे से बोल के पढ़ें तो इसको स्वर्ण रेखा, स्ट्रीक ऑफ गोल्ड, ठीक है। सुवर्ण रेखा, ठीक है। कौन कौन से स्टेट से बह के गुजरती है, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। इसकी जो टोटल लेंथ है वो करीब 400 किलोमीटर की है, 395 किलोमीटर की, ठीक है। इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं खरकाई, कांची और रारू रिवर्स। और इसका स्ट्रीक ऑफ गोल्ड कहा जाता है। इसका पास करती है छोटा नागपुर प्लेटू से, और इस पे फेमस जो हुंड्रू फॉल है वो इसी के ऊपर बना हुआ है झारखंड के अंदर, ठीक है। और ये खाली करती है ये बे ऑफ बंगाल में जाके नियर चांदीपुर उड़ीसा में। चांदीपुर बीच है, क्वेश्चन भी आया था इसका, क्वेश्चन नहीं है ऑप्शन में था एक्चुअल में UPSC के PYQ में, ठीक है। मैं आपको ना PYQ कराऊंगा बहुत अच्छे से। मेरे पास 2013 से 2025 तक के सबका एक एक्सप्लेंड फॉर्म में रखा हुआ है। मैंने एक एक ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, सिंगल ऑप्शन तक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें चांदीपुर आया हुआ है, तो मेरे को याद आया कि चांदीपुर उड़ीसा में चांदीपुर बीच एक बार ऑप्शन में आया था कि यहाँ पर जो वाटर है वो रिसीड कर जाता है। जो जोग्राफिकल वहाँ पे फिनोमेना है कि कौन सा जो है बीच जहाँ पर वाटर रिसीड कर जाता है वो चांदीपुर है, ठीक है। तो मैंने एक ऑप्शंस, अब मैंने उनमें एक सिंगल ऑप्शंस भी अगर उसमें आया तो मैंने उसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो PYQ में कराऊंगा आपका, बहुत अच्छे से कराऊंगा UPSC के 2013 से 2025 तक के, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। और ये एम्प्टी करता है बे ऑफ बंगाल के अंदर, और कोई डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। सुबर्णरेखा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट भी है एक जो ऑनगोइंग है, और ये किस पे एम करेगा, इरिगेशन पे, पावर जनरेशन पर, फ्लड कंट्रोल पे। जैसे कि देखा हमने फ्लड आया है यहाँ पे, तो ये एक बहुत ज़रूरी बन जाता है ये सुवर्ण रेखा इरिगेशन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज़, ठीक है। तो ये हैवी फ्लड्स आए हैं, 50,000 पीपल अफेक्टेड हैं। सुवर्ण रेखा रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है, छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिन होती है, रांची झारखंड से। कितने स्टेट से बहकर गुजरती है, 3 स्टेट से। कौन कौन से, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। और कितनी इसकी लेंथ है, करीब 400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, खरकाई है, कांची है और रारू है। और इसको स्ट्रीक ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। और ये हुंड्रू फॉल्स झारखंड इसी पे बना हुआ है, ठीक है। और अगर ये देखेंगे तो ये रही सुवर्ण रेखा, ठीक है। ये रही दामोदर रिवर, ठीक है। ये ब्राह्मणी है इसके नीचे, थोड़ा सा देख ही लेते हैं। ये है दामोदर, ये है सुवर्ण रेखा, ये है ब्राह्मणी, ये है बैतरणी और ये है महानदी। अगर आपको नॉर्थ से साउथ पूछा जाए तो होगा पता होना चाहिए कि सबसे पहले दामोदर आती है, फिर सुवर्ण रेखा आती है, फिर ब्राह्मणी आती है, फिर बैतरणी आती है, फिर महानदी आती है। ये रहा हीराकुंड रिजर्वियर, ये महानदी पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये है कि अगर नॉर्थ से साउथ पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए दामोदर, सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी और महानदी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो।
तमल क्या है? तमल तमल है न्यूज़ में। तमल क्या है? मल्टी रोल फ्रिगेट है ये, ठीक है। कमीशन किया गया है इंडियन नेवी द्वारा, स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट, ठीक है। ये है फ्रिगेट है, ये एक लड़ाकू जहाज, ठीक है। कितना इसकी लेंथ है? 125 मीटर इसकी लंबाई है और 3900 टन का वॉरशिप है ये, ठीक है। और किसके पीछे इसका नाम रखा गया है? स्वॉर्ड है इंद्र भगवान की, ठीक है। जो वो है ना किंग ऑफ गॉड्स इंद्र, उसकी जो स्वॉर्ड है उसका नाम है तमल, उसके ऊपर रखा गया है। रशिया में बनाया गया है इसको, ठीक है। और तमिल जो है लास्ट वारशिप है टू बी इंडक्टेड फ्रॉम अ फॉरेन सोर्स। ये लास्ट है जो हम किसी फॉरेन सोर्स से लेकर आए हैं, इसके बाद नहीं लाएंगे, ऐसा कहना है, ठीक है। तो 26% इंडिजीनियस कंपोनेंट है इसके अंदर, जैसे कि ब्रह्मोस लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल इसके अंदर है। तो बस याद रखिए तमल क्या है। तमल एक मल्टी रोल फ्रिगेट है, मल्टी रोल फ्रिगेट है, ठीक है। रशिया ने मिलकर बिल्ट इन रशिया, ठीक है। किसके ऊपर नाम है इसका? मिथिकल स्वॉर्ड यूज फॉर कॉम्बैट बाय इंद्रा किंग ऑफ गॉड्स, ठीक है। ये लास्ट आर्टिकल है आज का। तो सरकार ने 2025 के अंदर 77,000 करोड़ दिए हैं एमएसएमई को, नॉन डायलूटिव फंडिंग फॉर स्टार्टअप एमएसएमई एंड मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। कौन कौन सी स्कीम है इंडिया के अंदर? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, समृद्ध और पीएलआई स्कीम्स हैं। समृद्ध पोर्टल है, पीएलआई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप डीपीआईआईटी के रजिस्ट्रेशन करते हो और क्लीन डॉक्यूमेंटेशन करते हो तो आपको अर्ली स्टेज वेंचर्स मिल सकते हैं अप टू 50 लाख टू 10 करोड़ विदाउट गिविंग अप इक्विटी। आपको अपनी इक्विटी की ज़रूरत ही नहीं है देने की कि भाई सरकार को शेयर दे दो, नहीं है कोई ज़रूरत। आप अप टू 50 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का एक लोन ले सकते हो। अर्ली स्टेज वेंचर कैन एक्सेस अप टू इतना लोन ले सकते हो आप, अगर आपकी डीपीआईआईटी रजिस्ट्रेशन और क्लीन डॉक्यूमेंटेशन हो रखी है तो। सरकार ने 77,000 करोड़ दिए हैं फॉर स्टार्टअप एंड एमएसएमई। तो सरकार काफ़ी कुछ कर रही है स्टार्टअप्स और एमएसएमई को लेके, ठीक है। तो एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात करते हैं, इंडिया के अंदर क्या इनका रोल है। तो 30% टू इंडिया जीडीपी एंड 45% टू मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, इसका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है इंडिया के अंदर। और इंडिया के लिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल इकोनॉमिक प्लेयर का काम करती है। 30% इंडिया जीडीपी और 45% टू मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आफ्टर एग्रीकल्चर, ठीक है। कितना देता है? 11 करोड़ लोगों को जॉब देता है ये, 11 करोड़, ठीक है। और एक्सपोर्ट ड्राइवर है ये हमारा बहुत ज़्यादा, कैसे? 48% ऑफ इंडियन टोटल एक्सपोर्ट ये एमएसएमई द्वारा ही होता है, ठीक है। इसलिए एमएसएमई बहुत ज़रूरी है, इसलिए सरकार इतना ज़्यादा पैसा दे रही है एमएसएमई सेक्टर को। कौन कौन सी स्कीम है सरकार की चलाई हुई? मुद्रा योजना है, ये क्या करती है? ये कोलेटरल फ्री लोन्स देती है अप टू 10 लाख टू नॉन कॉरपोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस, ठीक है। और 26 लाख करोड़ अब तक लोन हो चुका है मार्च 2024 तक, जब से स्टार्ट हुई थी मुद्रा योजना। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है ECLGS, इसके ऊपर शायद प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया हुआ है या किसी स्टेट में मैंने देखा ज़रूर था इसके अंदर, ठीक है। ये लॉन्च हुआ था कब? कोविड-19 के टाइम पे। ये क्या करता है? 100% गारंटेड लोन्स देता है, ठीक है। और 5 लाख करोड़ अब तक दे चुका है 2023 तक, ठीक है। ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स, ठीक है। अगला कौन सा है? आत्मनिर्भर अभियान। ये क्या करेगा? हायर इन्वेस्टमेंट देगा ये, वेरियस मेजर्स को सपोर्ट करेगा ये एमएसएमईज के। और फिर है पीएम किसान सम्मान निधि, प्राइमरीली किसान्स के लिए, लेकिन ये जो काफ़ी रूरल एमएसएमईज हैं उनको भी इनडायरेक्टली बेनिफिट करती है ये, ठीक है। इनडायरेक्ट सपोर्ट देती है, ये कोई डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है एमएसएमई की, लेकिन रूरल जो एमएसएमईज हैं उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है। चैंपियंस पोर्टल है, सिंगल विंडो ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड फैसिलिटेशन मैकेनिज्म फॉर एमएसएमई, ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड फैसिलिटेशन मैकेनिज्म, ठीक है। चैंपियंस पोर्टल किसके लिए होता है? ये यूज़ एमएसएमई के लिए, चैंपियन एमएसएमई, ठीक है। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है सरकार की कि भाई हम कम से कम 25% अपना जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो हम एमएसएमई से करेंगे। ये सरकार का मैंडेट है, ये सेंट्रल मिनिस्ट्री टू PSUs, ठीक है, कि भाई आप 25% कम से कम एमएसएमई से लो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो कुछ चैलेंजेस भी हैं इसके, जैसे कि ये
लैक ऑफ एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट के लिए जो बैंक्स हैं, फॉर्मल क्रेडिट, इनफॉर्मल क्रेडिट पर डिपेंड होना पड़ता है इनको कहीं ना कहीं। ठीक है, तो फॉर्मल क्रेडिट की कमी है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, और मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स की भी ज़रूरत है। ठीक है, ये भी एक चैलेंजेस हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, मशीन नहीं है प्रॉपर, लॉजिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं है, अभी भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ पर चल रही हैं बहुत सारी। ठीक है, तो चैलेंजेस हैं ये काफ़ी। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक के लिए। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और मैं ऐसे ही डेली वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, और आगे भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो एक बार छोटा सा रिवीजन ले, ये आज के टॉपिक्स थे। योजक CSIR था, ये गर्ल्स को स्टेम जो प्रोग्राम्स हैं उनमें प्रमोट करता है, कि सपोर्ट करता है। ठीक है, घुमोत क्या है, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है गोवा का। अरवालुम शैनल केव्स, यहाँ पे योगा हुआ है, ये कहाँ पर है, मेघालय के अंदर है। और सस्टेनेबल सोलर डिवाइस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हमने ये पढ़ा था अभी। डिजिटल पेमेंट किसको मिला है, इंडियन पेमेंट बैंक्स को मिला है, ये पोस्टल पेमेंट बैंक्स को मिला है। ठीक है, क्वांटम 5G FWA विदाउट फाइबर BSNL 5G स्पीड। ठीक है, स्टेट ऑफ हार्मोस चौक करने की बात हुई है पार्लियामेंट में ईरान की, तो काफ़ी ज़्यादा ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक रहेंगे इसके। फ्लड्स आए हैं सुवर्णरेखा के बारे में पढ़ा, रांची से ओरिजिन होती है ये, झारखंड के अंदर। ठीक है, तमल के बारे में पढ़ा, फ्रीगेट है एक, ये रशिया से लिया है। बरक मिसाइल है। ठीक है, सरफेस टू एयर। MSM इंडिया के बारे में पढ़ा, वुमेन रिजर्वेशन बिल 106 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और वन हेल्थ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, एनिमल, ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंटल, सब एक साथ। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।